नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को जीएस की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। उससे पहले जो आपका मोटिवेशन लाइन है वो कहता है, एक मोटिवेशन लाइन है कबीर दास की एक लाइन है, जिसको अगर आप सुनते हैं तो अच्छी रहती है। कहता है कि निर्धर निर्धन निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल। निर्धन गिरे पहाड़ निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल। धनी को कांटा लगे पूछे लोग हजार। तो ये बात बिल्कुल कबीर दास की है। ये कबीर दास की ये कहावत है और ये बिल्कुल सच है कहीं ना कहीं, कि अगर कोई गरीब आदमी को अगर कोई मतलब कि कोई अगर पैर या हाथ भी कट जाती है तो उसमें लोग जो है वो नहीं कुछ सीरियस लेते हैं उन चीजों को। और अगर राजा आदमी को अब तक थोड़ा सा घर में अगर नोक झोंक भी हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग उसके घर पहुंच जाते हैं कि अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो ऐसे जो है वो आपका जो है वो ऐसे ऐसे लोग हैं। अब क्या ही कीजिएगा, लोग हैं तो लोग हैं। बाकी आपकी जो है वो पिछली सेट की आपका है, कहता है कि बेटन कब, कहता है बेटन कब 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 से शुरू हुआ था। तो बेटन कब जो शुरू हुआ था वो आपका हुआ था 1895 से शुरू हुआ था। अच्छा, आईपीएल 2025 का सबसे महंगा खिलाड़ी की अगर मैं बात करता हूँ तो आईपीएल 2025 का सबसे महंगा खिलाड़ी की लिस्ट में आपका आया है ऋषभ पंत आया है। क्या आया है? जिन्होंने जिन्होंने आप समझ सकते हैं कि 27 करोड़ में बिके हैं। अच्छा, धोसी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो धोसी पहाड़ी जो स्थित है आपका हरियाणा में स्थित है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन पारित हुआ था आपका 1976 में पारित हुआ था। उसमें विकरण किसके द्वारा उसमें उन्मूलन किसके द्वारा जो है वो आपका मापा जाता है? तो आपका वोलोमीटर के द्वारा ये मापी जाती है। ठीक है जी। चलिए, अगर मैं अगला प्रश्न की बात करता हूँ, यहाँ पे अगले प्रश्न कहाँ पे, अगले प्रश्न मिल जा। अगले प्रश्न आपके पास से कहता है कि ये रहा आपका अगला प्रश्न। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका प्रसिद्ध है कौन जी? आप वो प्रसिद्ध है आपका लुइस लाइट फूट। कौन है? लुइस लुइस आपका लाइट फूट जो है वो आपका कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के लिए फेमस है। अन्ना पावलोवा के बारे में आपने जानते होंगे, ये आपका बैले डांस करते हैं। अन्ना पावलोवा यानी कि पाँव की तरह ये बैली डांस करती है। और आप और आपको जानकर हैरानी होगी कि अन्ना पावलोको के आपका बैली डांस से को देखकर प्रभावित हुए आपका रुक्मणी देवी अरुणडेल, और इन्होंने ही फिर आपका डांस करना शुरू कर दिए और ये भारतनाट्यम भी आपका नृत्य करने लगे। अगर मैं बात करता हूँ कि कौन ऐसी फॉरेन नृत्यांगना है जिनको कि पुरस्कार भी मिला है, तो इलियाना सिटारिस्टी। इनको जो है वो ये आपका इलियाना सिटारिस्टी आपका ये आपका उड़ीसी डांस करती है और आपका छऊ करती है। अच्छा, और इम्पोर्टेंट ये किस लिए है? तो इनको पद्मश्री मिला है 2006 में मिला। और जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया कि ये पहली विदेशी नृत्यांग है पुरस्कार पाने वाली। और दूसरा आपका है शेरोन लेवान, जो कि आपका उड़ीसा डांस करती है। क्या करती है? उड़ीसा डांस करती है। चलिए, अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है कहता है कि चिंकारा एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है। तो चिंकारा जो है वो आपका तार वाला एक जो है वो आपका तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है। अगर मैं वाद्य यंत्र की बात करता हूँ तो आप कहेंगे पोनू पोनू योक्सी। पोनी योक्सी योक्सी जो है वो आपका अरुण और आंचल दोनों मिलकर के बजाती है। तो ऐसे याद रखिएगा। आपका पेरा पेरा आपका है मणिपुर। पेरा आपका वाद्य यंत्र जो है वो आपका मणिपुर में बजाई जाती है। तो ऐसे याद रखिएगा कि पेरा मतलब क्या होती है। आप कहेंगे पेरा या पेरा क्या होती है? पेरा पेना इसको बोलते हैं, पेरा या पेना बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं? तो एक बार यहाँ पर थोड़ा सा बस कंफर्म करते हैं कि पेरा जो है वो आपका उसको क्या बोलते हैं।
तो आप कहेंगे उसको जो बोलते हैं वो आपका बोलते हैं पेना बोलते हैं। अच्छा पेना, ये आपका कहाँ के है? तो ये आपका है आपका मणिपुर का। तो आप कहेंगे कि मणि मणि क्या कहे जाए, मणि को आप पेर नहीं सकते हैं। अच्छा ख्वांग, ख्वांग बात यंत्र जो है वो आपका मिजोरम की है। तो ख्वाब यानी कि ख्वाब मत देख, मिलने का माने कि मिजोरम का। अच्छा आपका फिर है आपका, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका बोबली, बोबली बीना। बोबली बिना आपका कर्नाटक की है। तो आप कहेंगे बोबली यानी कि ज्यादा बावली मत हो, वो नाटक कर रही है आपका। उसके बाद है आपका उसको क्या बोलते हैं, बुहांग। तो आप कहेंगे बुहांग जो है वो आपका झारखंड की है, यानी कि हाँकने से आपका खंडन नहीं होगा। उसके बाद में आपका रावण हत्था और आपका अलगोजा, ये आपका राजस्थान की है। यानी कि राजा राजा भी टाल नहीं सकता है अलग होने से। जब जब राजा के पास कोई हत्या होने वाली मृत्यु आ जाए, तो यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि तलक तलत अजीज मुख्य रूप से एक डांस गायक है। तो तलत अजीज जो है वो आप एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय है, आप कहेंगे कर्नाटक शास्त्रीय, ये गजल है। तलत से आप क्या कहते हैं, तलत यानी कि तल और जल। तो तलत अजीज जो है वो आपका गजल से संबंधित है। अगर मैं आपको बात करूं कि गजल जो है वो, गजल की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था, तो गजल की शुरुआत सबसे पहले जो शुरू करने वाला है उनको अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो को आपने जानते होंगे। इनको तोता ये हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोता है हिंद। और यही अमीर खुसरो है जिनको जिनको कहा जाता है खड़ी बोली का आविष्कारक कहा जाता है, अमीर खुसरो को। अगर मैं गजल की बातें करता हूँ तो गजल की जो है वो आपका राजा किसको कहा जाता है, तो गजल के राजा कहा जाता है आपका जगजीत सिंह को कहा जाता है। किसको, जगजीत सिंह को। अच्छा गजल की अगर मैं बात करता हूँ, गजल जो है वो आपका गजल जो है वो आपका गजल जो है वो आपका क्या बोलते हैं, तो गजल जो है वो आपका जगजीत सिंह, जिनको कि गजल का राजा कहा जाता है। और भी नाम आते हैं जैसे पंकज उदास आते हैं, आपका भूपेंद्र सिंह आते हैं। अच्छा नूरा फतेह अली खान, इनकी संबंध आपका कव्वाली से है। और कव्वाली से संबंध आपका साबरी ब्रदर्स की संबंध जो है वो आपका काबली से है। अच्छा नूरा सिस्टर की संबंध किससे है जी, तो आप कहेंगे नूरा सिस्टर की संबंध जो है वो आपका सूफी गायन से है। किससे है जी, आप कहेंगे सूफी गायन से। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया दिया जाता है आपका वन्य संरक्षण के लिए। अच्छा जैव विविधता संरक्षण कब आया था जी, आप कहेंगे जैव विविधता संरक्षण जो आया था वो एक्ट 2002 के तहत ये आया था। अगर मैं और पुरस्कार की आपसे बात करता हूँ, तो जैसे आपका पुरस्कार है कलिंगा पुरस्कार। तो कलिंगा पुरस्कार जो है वो आपका, कल हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे, तो कलिंगा पुरस्कार 19 कब जी, आप कहेंगे 1952 से इसको दिया जाने लगा। जो ये आपका कलिंगा पुरस्कार जो है वो आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया था, यानी कि साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा शांति स्वरूप भटनागर, ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है, लेकिन ये आपका 1958 से दिया जाता है। अच्छा बीसी रुवाई पुरस्कार, बीसी रुवाई पुरस्कार आपका मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, और आपका दिया जाता है 1962 से इसको दिया जाने लगा है। अगर मैं बात करता हूँ रामनाथ गोयना का, रामनाथ गोयन गोयन का संबंध जो है वो किससे है, तो आप कहेंगे ये आप रामनाथ गोयन पुरस्कार दिया जाता है, पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है। और आपका जो है वो ये 2006 से दिया जाने लगा है, पत्रिका के क्षेत्र में दिया था। अच्छा आपका पौली पौली उमरीगर पौली उमरीगर पौली उम पौली पौली उमरीगर आपका क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी कब जी, आप कहेंगे 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी। धनवंतरी पुरस्कार जो है वो आपका 1971 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन बनती है। अगर मैं अगला प्रश्न की बात करता हूँ, तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आपका डकवर्थ लुईस फार्मूला पहली बार, इसको हम बोलते हैं डीएलएस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, आप कहेंगे डीएलएस बोलते हैं। डीएलएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कहेंगे डीएलएस। डीएलएस का फुल फॉर्म क्या होता है जी, आप कहेंगे डीएलएस का
डीएलएस का फुल फॉर्म जो होती है वो आपका होती है डिसीजन, क्या होती है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम होती है, डीएलएस। डीएलएस क्या होती है जी, आप कहेंगे डीएलएस होती है, डीएलएस यानी कि डकवर्थ लुईस फार्मूला। तो आपका डीएलएस भी इसको बोलते हैं। तो आप कहेंगे कि आपका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आपका डकवर्थ लुईस फार्मूला पहली बार कब प्रयोग किया गया था? वो आपका किया गया था 1 जनवरी 1997 को। कब? जब जिम्बाब्वे और आपका इंग्लैंड के बीच में जब मैच हो रहा था। हालांकि इसमें जो जीता था वो आपका जिम्बाब्वे ही जीता था। अगर मैं बात करता हूँ आईसीसी की घोषणा, आईसीसी क्या बोलते हैं, आप कहेंगे कि आईसीसी की जो घोषणा हुआ था, कब हुआ था जी? आप कहेंगे कि आईसीसी की घोषणा हुआ था वो आपका किस में हुआ था? आप कहेंगे आईसीसी की जो घोषणा हुआ था वो आपका इसको क्या बोलते हैं, आईसीसी की जो घोषणा हुआ था वो आपका डीएल के लिए हुआ था। क्या हुआ था जी? आप कहेंगे आईसीसी के जो घटना, आईसीसी की जो घोषणा हुआ था वो आपका क्या हुआ था? आप कहेंगे डकवर्थ लुईस के लिए जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया था वो आपका किया गया था 1999 में किया गया था। अगर मैं डीआरएस की बात करता हूँ यानी कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम की बात करता हूँ, तो डिसीजन रिव्यू एक आउट होने वाला एक है, ये है। तो डिसीजन रिव्यू सिस्टम से आपका सबसे पहले आउट होने वाले खिलाड़ी कौन है जी, कौन थे जी? तो आप कहेंगे कि डीआरएस की शुरुआत जो हुआ था वो आपका कब से हुआ था? 2008 से हुआ था। कब से? 2008 से हुआ था। और डीआरएस से सबसे पहले जो आउट होने वाला जो खिलाड़ी है वो आपका वीरेंद्र सहवाग है। कौन है जी? वीरेंद्र सहवाग है। अच्छा, वीरेंद्र सहवाग से कई सारे क्वेश्चंस बनती है, जैसे मैं अगर बताऊं तो आप कहेंगे कि आपका वीरेंद्र सहवाग जो है, वीरेंद्र सहवाग जो है वो आपका कितना शतक लगाए हैं? तो आप कहेंगे वीरेंद्र सहवाग जो है वो कितना शतक लगाए हैं? तो आप कहेंगे वीरेंद्र सहवाग जो है वो आपका दो दो तिहरे शतक लगाए हैं, यानी आपका जो वीरेंद्र सहवाग है दो तिहरे शतक लगाए। और भी वीरेंद्र सहवाग से जैसे क्वेश्चन पूछे, जैसे कहता है कि भारत के दूसरे ऐसे खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 2 सेंचुरी लगाई है? तो आप कहेंगे भारत के ऐसी कौन सी खिलाड़ी है जो आपका दोहरे सेंचुरी लगाई है? तो आपका है दूसरे दूसरे भारत में दूसरे ऐसे खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 2 सेंचुरी लगाए हैं? तो आपका वीरेंद्र सहवाग है। कौन है? वीरेंद्र सहवाग। और पहले कौन थे? तो आप कहेंगे पहले जो थे वो आपका सचिन तेंदुलकर थे। अच्छा, सचिन तेंदुलकर से आपकी प्रश्न आती है कि सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे तो वो किस स्टेडियम में बनाए थे? तो आप कहेंगे कि वो आपका बनाए थे, सचिन तेंदुलकर ने आपका रूप सिंह स्टेडियम में बनाए थे जो कि आपका एमपी में है। अगर मैं बात करता हूँ जैसे वीरेंद्र सहवाग से और भी प्रश्न बनती है, जैसे अगर मैं बताऊं तो आप कहें कि आपका जो क्रिकेट क्रिकेट के कौन से फॉर्मेट के पहले कप्तान रहे थे? तो क्रिकेट के कौन से फॉर्मेट के पहले कप्तान रहे थे? तो वो आपका T20 के रहे थे। जैसे अभी सचिन तेंदुलकर के हम लोगों ने नाम लिया था। तो फोर्थ एम्पायर का शिकार होने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो आप कहेंगे फोर्थ एम्पायर का शिकार होने वाले खिलाड़ी थे आपका सचिन तेंदुलकर थे। कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। जैसे अगर मैं बताऊं तो टाइम आउट से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो पहले खिलाड़ी थे आपका टाइम आउट से आउट होने वाले खिलाड़ी आपका थे जिनका नाम था एजोलो मैथ्यू थे। एजोलो मैथ्यू थे जो कि आपका श्रीलंका के खिलाड़ी था। जब श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में जब मैच हो रहा था तो इनको टाइम आउट कर दिया गया था। एजोलो मैथ्यू, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि कहता है कि निम्नलिखित क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी निम्नलिखित में से कौन सी एक किसकी खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं है? देखिए आजकल जो है वो आत्मकथा भी पूछती है। जैसे अगर मैं बताऊं तो आपका द रेस ऑफ माई लाइफ, ये आपका बुक है, मिल्खा सिंह की बुक है। किसकी है जी? मिल्खा सिंह की बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ। अच्छा, आपका करेज एंड कन्विक्शंस, ये आपका जो है वो ये एक खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं है, ये जो है वो आपका जनरल जनरल वीके सिंह की ये किताब है। क्या है? करेज एंड कन्विक्शंस, ये आपका जनरल वीके सिंह की किताब है। और ये जो जनरल जनरल वीके सिंह जो है वो आपका मिजोरम के राज्यपाल है। अगर मैं बात करता हूँ आपका स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये आपका स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है वो आपका कपिल देव की पुस्तक है।
प्लेइंग इट माई वे, ये आपका सचिन तेंदुलकर की बुक है प्लेइंग इट माई वे। जैसे अगर और भी किताबें की बात करता हूँ, जैसे आपका वन मोर ओवर जो है वो आपका ई प्रसन्ना की बुक है। आपका वाइड एंगल जो है वो आपका अनिल कुंबल की है। जैसे क्रिकेट माई स्टाइल, ये आपका कपिल देव की जो है वो आपका क्या है बुक है। तो यहाँ से प्रश्न जो है वो बुक से बनती है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधार का आधिकारिक भाषा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। तो आपका है दरी है। क्या बोलते हैं? दरी है। दरी दरी को बोलते हैं पश्तो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्तो। अच्छा सिंहली जो है वो आपका क्या है जी? सिंहली सिंहली जो भाषा है वो आपका कहाँ की? तो आपका ये श्रीलंका की है। सिंहली जो है वो आपका श्रीलंका की है। बर्मी को आपको बोलते हैं म्यांमार बोलते हैं जी। अच्छा जोंगखा जो है वो आपका भूटान की है। मंदारी यानी मंद मंद चीन ऊपर जाती है। मलाई मलाई जो है वो आपका ब्रुनेई की है। और आपका खमेर खमेर जो है वो आपका कहाँ की है? इंडोनेशिया की है। कहाँ की है जी? आप कहेंगे ये जो है वो आपका इंडोनेशिया की है। चलिए यहाँ से हमारा अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न ये कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया, मतलब गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। आप लोग जानते होंगे गोवा का जो राज्य का दर्जा दिया गया है वो आपका 56वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसमें आपका दल बदल कानून को लाया गया था। अगर मैं बात करता हूँ आपका जो सिक्किम सिक्किम की गठन हुआ था आपका, तो सिक्किम का गठन हुआ था 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। नागालैंड की बात करता हूँ तो नागालैंड की गठन हुआ था आपका 13वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। किसके तहत? 1963 के तहत इनको जो है वो नागालैंड की जो है वो गठन किया गया था। तो याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13वां संविधान संशोधन 1963 है। अगर मैं बात करता हूँ अगला नंबर प्रश्न की ओर, तो कहता है संयुक्त राष्ट्र के किस देश के पास वीटो पावर है। वीटो पावर की अगर मैं बात करता हूँ तो वीटो पावर एक सुरक्षा परिषद होती है। यानी सुरक्षा परिषद बोले तो सिक्योरिटी काउंसिल होती है। तो आप कहेंगे कि आपका जो वीटो पावर जो है वो आपका किन किन देश के बीच में है, किन किन देशों के पास है। तो ये 5 देशों के पास है। एक तो आपका अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना है और आपका फ्रांस है और आपका रूस है। इन 5 देशों के अलावा बाकी उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो उनका अस्थाई अस्थाई सदस्य हैं। अगर मैं बात करता हूँ ऐसे कितने देश हैं जो उनके अथी अस्थाई सदस्य रह सकते हैं। तो ऐसे 10 देश हैं जो उनके अस्थाई सदस्य रह सकते हैं। अगर मैं अपनी भारत की बात करता हूँ तो भारत जो है वो आपका लगभग 8 बार जो है वो अस्थाई सदस्य की मेंबर रह चुका। और पिछली बार यानी कि उनका जो है वो 31 दिसंबर 2022 को उनकी अस्थाई सदस्यता जो है वो उनकी खत्म हो गई थी। और अगर मैं बात करता हूँ कि कितनी ऐसी देश है जो आपका जो है वो वीटो पावर को लेना चाहती है, यानी कि अस्थाई सदस्य को लेना चाहती है आपका, तो आप कहेंगे ऐसे 4 देश हैं। G4 यानी कि 4 देश हैं जो कि आपका अस्थाई सदस्यता जो है वो आपका लेनी चाहती है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 371 एच के तहत राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में और उनके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेष जिम्मेदारी दिया जाता है। तो हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि नागालैंड नागालैंड जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि आपका जो नागालैंड जो है वो आपका क्या है जी, नागालैंड जो है वो आपका नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है एक 371 के सेक्शन 1 के तहत। तो अगर मैं बात करता हूँ कि नागर यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या तीन, जो एच से याद रखेगा 371 के एच यानी कि होम, यानी कि घर में मिलते हैं अरुण और आंचल मिलती है। नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलती है 371 के एक के तहत। ये तो हम लोगों ने याद कर लिया था। सिक्किम जो है वो आपका सिक्किम को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलती है 371 के एफ के तहत, सेक्शन एफ के तहत।
तो ऐसे याद रखिएगा कि हम लोग सीखेंगे फूड खाने के लिए, यानी कि 371 के एफ में मिजोरम, मिजोरम से आप जी याद रखिएगा कि 371 के जी में इनको विशेष राज्य का दर्जा मिलती है, यानी कि मिजोरम जी, जी जी मिजोरम, यानी कि मिलने जाओगे जी, मिलने जाओगे जी, 371 की जी। अच्छा, कुछ और सेक्शन है, जैसे अगर मैं बात करूँ 371 के बी है, तो 371 के बी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका बी, यानी कि बुआई, बुआई जो है वो आसाम में मिलने आएगा, 371 के बी असम। 371 के आपका सी है, यानी कि आपका मणिपुर। तो आपका ये कैच करेंगे जी, मनी फेंकेंगे तो कैच करेंगे जी भैया, बिल्कुल करेंगे। 371 के डी और ई, यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, 371 के डी और ई, यानी कि देंगे जी, देंगे जी। अंदर आदमी जो आप तेल देने जाएंगे जी, आप कहेंगे कि ई भैया ई। 371 के आई आपका गोवा, यानी कि एग्जाम के बाद आई जाएगा गोवा घूमने के लिए। 371 के जे आपका कर्नाटक, यानी कि जे, जे नाटक करोगी तुम, नाटक करोगी तो मैं चला जाऊंगा, 371 के जी। और 371 आप याद रखेंगे, 371 जो है आपका महाराष्ट्र और गुजरात की, गुजरात को एक विशेष दर्जा के रूप में दिया जाता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो कहता है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना की? तो कांग्रेस की विंग की स्थापना 1940 में जो किया था वो आपका सुचेता कृपलानी किया था। अच्छा, सुचेता कृपलानी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सुचेता कृपलानी जो थे वो आपका कौन थे? आपका यूपी की पहली महिला, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी ही बने थे। कौन बने थे? सुचेता कृपलानी ही बने थे। अगर मैं सुचेता कृपलानी की बात करूँ तो यूपी की पहली महिला बनी थी, और इनकी जो है वो टाइम आपको याद होगा 1964 से लगभग 66 ऐसा कुछ करके रहा था। अगर मैं बात कर तो अरुणा असफ अली खां की, तो अरुणा असफ अली कौन है जी? आपका अरुणा असफ अली जो है वो आपका, आपको जानते होंगे कि अरुणा असफ अली जो है, अरुणा असफ अली जो है वो आपका, अगर बोल सकते हैं कि कौन उस समय आंदोलन जो था, आंदोलन हुआ था, यानी कि 1942 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय आंदोलन हुआ था, उसमें झंडा जो ध्वज जो फहराया था वो आपका कौन फहराया था? तो आपका फहराया था, आपका यही फहराया था, अरुणा असफ अली खान ने फहराया था। अच्छा, सुचेता कृपलानी की बात कर ली हम लोगों ने, यूपी की पहली मुख्यमंत्री है। लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल के बारे में आप लोग जानते होंगे। लक्ष्मी सहगल जो है वो आपका आजाद हिंद फौज, क्या बोलते हैं? आजाद हिंद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज में आपका झांसी की रानी में आपका झांसी के जो रेजिमेंट संभाली थी वो आपका लक्ष्मी सहगल ने संभाली थी। सरोजिनी नायडू को जानते होंगे, सरोजिनी नायडू आपका पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इनकी जन्म होती है आपका 13 फरवरी को होती है, और 13 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछती है कि आपका सरोजिनी नायडू की बुक्स के नाम बताएं जी, तो सरोजिनी नायडू की बुक्स का क्या नाम है? सरोजिनी नायडू की बुक्स का नाम है द ब्रोकन, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं द ब्रोकन बीन्स, बोलते हैं क्या बोलते हैं? द ब्रोकन बीन्स किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे सरोजिनी नायडू की है। आपका द विलेज सॉन्ग ये किसकी पुस्तक है? सरोजिनी नायडू की है। द आपका गोल्डन, क्या बोलते हैं? द गोल्डन थ्री सोल्ड ये किसकी पुस्तक है? तब कहेंगे सरोजिनी नायडू की है ये। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हम लोग को याद रखनी है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हार्ट कर्जन वाइली की हत्या की थी? तो किसने किया था सर विलियम हार्ट कर्जन की? तो सर विलियम हार्ट कर्जन की जो हत्या किए थे वो आपका मदन लाल ढींगरा ने किया था। किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने। सूर्यसेन के बारे में आप लोग जानते हो कि इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किया था 1930 में। अच्छा, आपका सूर्यसेन जो जाना जाती है वो आपका ये आपका चटगांव सशस्त्र गांव कांड के लिए जाना जाता है। हालांकि ये कांड जो हुआ था वो आपका सच में हुआ था, नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ से कुछ हथियार लिए गए थे और उसमें जो है वो इनको आरोप लगा दिया गया था, और उसी के बाद यानी कि 1930 में इंडियन रिपब्लिक आपका आर्मी की स्थापना किए थे, और 1934 में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। हालांकि सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनका जो है वो आपका फांसी पर इनको चढ़ा दिया गया था और फिर खत्म हो गए थे। मदनलाल ढींगरा ने आपका विलियम हर्ट कर्जन की हत्या कर दिए थे। उसके बाद सुखदेव थापर के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था।
आपका खुदीराम बोस के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। आप एक और नाम आती है आपका माइकल ओडायर। माइकल ओडायर को आप लोगों ने लगता होगा कि सुने होंगे। एक तो था हम लोग पढ़ने में था 10वां 10th क्लास में पढ़ गया, 7 क्लास में था, 7वां क्लास में था कि जो जनरल ओडायर था, तो उन्होंने तो आपका ग्राउंड पर था ना, जनरल ओडायर था जो आपका ग्राउंड पर था। जब 13 अप्रैल 1919 को हमारे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब वो ग्राउंड पर था जिन्होंने गोली चलवा दिया था। तो उसको हालांकि बाद में 1919 के बाद लगभग 2 4 5 साल के बाद उसको मार दिया था। यानी कि अगर मैं बात करूं 1924 में जो है वो जनरल ओडायर को मार दिया गया था। लेकिन उसमें जो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो कि कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और अगर मैं बात करता हूँ तो वो कहाँ की थी, वो पंजाब की थी। तो वो जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और आपका गवर्नर थे। तो ये आपका माइकल ओडायर जो थे यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो बच गए थे। तो इनको बाद में आपका 1940 में इसको मारा था। किसने मारा था जी, आप कहेंगे सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह ने इसको बाद में इसको मार दिया था, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर को मार ये उस समय, ये माइकल ओडायर जो था वो आपका उस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जो कि आपका उस जगह से हट गया था, मतलब कि नहीं मराया था। और जनरल ओडायर को तो मार ही दिया था आपका 1924 में, इसको मार दिया था जनरल डायर को। तो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर को मार दिया 1924 में। तो यहाँ से हमारे सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं जी। चलिए अगले नंबर हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आप कहेंगे कि आपका वैड वेडलैंड स्थलाकृति का क्षेत्र। तो आपका ये आपका वेडलैंड स्थलाकृति का क्षेत्र जो है वो आपका चंबल क्या नाम है, चंबल नदी पर है। अच्छा अगर मैं वृंदा गंगा की बात करता हूँ तो वृद्ध गंगा हो वृद्ध गंगा जो है वो आपका कहाँ पे, वृद्ध गंगा आपका गोदावरी नदी के किनारे है। आप कहेंगे सांगपो, सांगपो कहा जाता है किसको, सांगपो कहा जाता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है, आप कहेंगे कोसी नदी को कहा जाता है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका जो है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल यानी कि रानी की बाब की किस नदी के तट पर है। रानी की बाब की आप लोग जानते होंगे, ये 100 रुपया के नोटों पर आती है, जिनको 2014 में किया गया था। और रानी की बाब जब आपका रानी उदयमती ने बनवाया था अपने हस्बैंड की याद में। अच्छा इनके हस्बैंड जो था वो कौन था, इनके हस्बैंड था आपका भीम भीम प्रथम था, जो कि आपको सोलंकी वंश का था। अगर अगर मैं आपको बात करूं कि रानी ओबाब की अगर मैं बात करूं, तो रानी ओबाब की मैं बात करूं, तो ये जो था वो नोटों पर आती है, उल्टी आकृति की ओर देखती है, जो कि मंदिर की एक तरह दिखती है। अच्छा आपका रानी की बाब जो है वो आपका कहाँ पे, तो आप कहेंगे रानी की बाब जो है आपका गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे है जी। अच्छा कुछ और भी प्रश्न, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि आपका जो है वो लाल किला जो है वो किस नदी के किनारे है, तो आपका लाल लाल किला जो है वो आपका यमुना नदी के किनारे। 2007 में इसको जो है वो यूनेस्को साइट में शामिल कर लिया गया था। सुंदरबन नेशनल पार्क आपका 1987 में इसको जो है वो शामिल किया गया था यूनेस्को साइट में, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो डेल्टा बनाती है उसी पे। आपका अजंता की गुफा जो कि आपका महाराष्ट्र में 1983 में इनको जो है वो आपका यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था, आपका बघोरा बघोरा नदी के किनारे है। अगर मैं आगरा की बात करता हूँ तो 1983 में इसको भी शामिल किया गया था, जो कि यमुना नदी के किनारे है आपका। ठीक है जी, यहाँ से प्रश्न हमारे बनते हैं। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि भारत के संकटग्रस्त एस्चुरी मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य सबसे प्रसिद्ध है। तो कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है जी, आपके भारत में संकटग्रस्त एस्चुरी मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य सबसे प्रसिद्ध है। तो आप कहेंगे वो भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य। भीतरकनिका अभयारण्य जीव जो है वो आपका कहाँ पे, तो आप कहेंगे उड़ीसा में। आपका चिन्नार चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, तो आप कहेंगे केरला में जी। चिन्नार यानी कि चिनगारी फेंकती है जब करेला खाते हैं। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य, तो आप कहेंगे दादा के सामने नाटक करेगा तो डर लगेगा ही, तो आप कहेंगे दांदेली वन्यजीव अभयारण्य आपका कर्नाटक में है जी। चलिए अगर मैं अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर आपका प्रश्न कहता है कि कहता है
कहता है कि भारत में सड़कों को उसकी क्षमता के अनुसार डैश वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो भारत में सड़कों की जो है वो आपका सिक्स वर्गों में वर्गीकृत किया गया। अगर मैं बात करता हूँ तो आपका पहला जो है वो आपका एक्सप्रेसवे है, दूसरा आपका नेशनल हाईवे। अच्छा, नेशनल हाईवे से मेरा प्रश्न है कि नेशनल हाईवे जो है वो आपका कौन बनाती है? तो नेशनल हाईवे आपको बनाती है नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है। अच्छा, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1995 में हुआ था। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि एक तो आपका हो गया एक्सप्रेस वे हाईवे, एक तो आपका हो गया नेशनल हाईवे, एक तो आपका हो गया स्टेट हाईवे, उसके बाद में आपका जिला सड़कें हो गया, उसके बाद में ग्रामीण सड़कें हो गया, उसके बाद में आपका हो गया सीमा सड़कें हो गया। सीमा सड़कें जो है वो आपका बॉर्डर एरिया में बनती है, यानी कि उस सीमा सड़कें जो बनाती है वो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, यानी कि बीआरओ बनाती है। बीआरओ की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि डैश या किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान कर पाने में असमर्थ होने की कानूनी घोषणा है। क्या जी? आप कहेंगे दिवालिया। जैसे हम लोग पढ़ा करते थे, जब कोई भी प्रधानमंत्री बनने के लिए रहती है तो हम लोग कहते हैं कि वो दिवालिया नहीं हो, यानी कि दिवालिया ना हो मतलब कि बैंक करप्ट नहीं हो। क्रेडिट क्रंच क्रेडिट क्रंच क्रंच तो क्रेडिट क्रंच क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जब भी हम लोग लोन लेते हैं तो बैंक से लेते हैं। तो अगर बैंक की रेट जो है वो अगर अधिक रहेगा तो ऐसे में लोन नहीं लेगा। और अगर बैंक की रेट जो है वो आपका कम रहेगा तो लोग लेंगे, ज्यादा मात्रा में लेंगे उस पे। तो अगर मैं ज्यादा मात्रा की बात करता हूँ तो आपका जैसे अगर अगर रेट हाई कर देती है, यानी कि ऊंच कर देती है, यानी कि बढ़ा देती है, तो ऐसे में तो गिने चुने लोग लेंगे जिनको बहुत ज्यादा जरूरत रहेगा। हम लोग तो नहीं लेंगे भाई। तो अगर ज्यादा रेट अगर लेंगे तो वो नहीं लेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? उनकी क्रेडिट क्रंच हो जाएगा। ऋण मुक्ति मतलब कि ऋण दे दिए। अच्छा, आपका बैंक बैंक इंश्योरेंस। अच्छा, बैंक इंश्योरेंस क्या होता है? आप लोग जानते होंगे। कोई एक बैंक होती है और कोई एक बीमा कंपनी होती है, जिनके बीच में एक एलायंस में समझौता होती है, उसको हम लोग बैंक इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि एक डैश खाता वह खाता है जिसका जिसका खैर ख्वाब एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर देश की मुद्रा में किया जाता है। तो देश की मुद्रा विदेश में किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको उसको नोस्ट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोस्ट्रो। और आपका बोस्ट्रो किसको बोलते हैं? तो बोस्ट्रो आपका भारतीय रुपया को घरेलू मुद्रा में इधर उधर करती है। आपका लिबोर लिबोर किसको बोलते हैं? जो आपका लंदन में लेन देन करती है, यानी कि लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट उसको बोलते हैं। अच्छा, आपका मिबोर मिबोर जो है वो आपका मुंबई में, तब कहेंगे इसको बोलते हैं मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट इसको बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक आदर्श गैस का एक मोल 273 के और एक एटीएम दाब पर डैश लीटर का आयतन आच्छादित करता है। तो आप लोगों ने जानते होंगे एक फॉर्मूला होता है पीवी। पीवी बराबर में एन आर टी होती है। अच्छा, पी क्या होती है? आप कहेंगे इसमें आपका पी क्या होती है? पी भी बराबर में एन आर टी होती है। पी जो होती है वो यहाँ पे आपका प्रेशर होती है, और भी जो होती है वो आपका वॉल्यूम होती है। एन जो होती है वो आपका पदार्थ की मात्रा होती है। क्या होती है? जैसे पदार्थ की मात्रा हम लोग एक लेते हैं। और आर क्या होती है? तो आपका आर जो होती है वो आपका आदर्श गैसों का स्थानांतरण होती है, जो आपका 0.082 होती है। अच्छा, और उसके बाद में आपका टी से होती है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आपका दे रखा 273 के दे रखा। तो यहाँ से आपका दाब पूछ रहा है, यानी कि वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन। तो हम लोग भी बराबर देखेंगे तो आप कहेंगे एन आर बटे में आपका टी हो जाएगा। तो यहाँ से सारा मान रख के कैलकुलेट अगर कीजिएगा तो आप कहेंगे 22 पॉइंट आपका 4 लगभग लगभग आएगा। ठीक है जी, अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो टाइफाइड बुखार की उपस्थिति को पुष्टि करने के लिए, यानी कि कंफर्म करने के लिए आपका बिडाल टेस्ट होती है। क्या होती है? बिडाल टेस्ट होती है। जैसे आपका कैंसर को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो बायोप्सी टेस्ट होती है। कैंसर के लिए बायोप्सी टेस्ट होती है। जैसे आप कहेंगे कि आपका सवाइल
कैंसर जो होती है उसको टेस्ट करने के लिए आपका पैम्प पैम्प स्मीयर होती है, पैम्प स्मीयर होती है, पैम्प स्मीयर टेस्ट होती है। अगर टीबी होती है तो टीबी टीबी को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होती है, तो आप कहेंगे मंटॉक्स मंटॉक्स टेस्ट होती है। तो यहाँ से हमारे जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है ये जो है वो आपका होमवर्क है, कहता है कि टाइफाइड बुखार क्या इसको बोलते हैं, आप कहेंगे कि टाइफाइड बुखार किस बैक्टीरिया के कारण होती है। तो टाइफाइड बुखार जब किस आपका किस टाइफाइड बुखार जब किस बैक्टीरिया के कारण होती है, तो ये आपको जवाब देनी है नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।